चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टेक्निकल कारण से पहले पार्ट को वहीं पर रोकना पड़ा था मुझे। कंटिन्यू करते हैं जी। हम लोग देख रहे थे बैंकों के बैंक ये विनिमय हो गया था, साख नियंत्रण हो गया था। अब हम यहाँ देख रहे हैं समाशोधन ग्रह। देखो बेटा, आप क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझिए इसका मतलब क्या होता है। देखिए, मेरा अकाउंट मान लीजिए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक। अब एक बच्चे ने मुझे फीस पेमेंट करा है ना, मेरी जो फीस है वो पेमेंट करा उसने चेक के थ्रू। उस बच्चे का, उसके पिताजी का खाता ICICI बैंक में, ठीक। तो उन्होंने जो चेक दिया वो कौन सा दिया? ICICI बैंक का चेक दिया। जबकि मेरा खाता काय में है? SBI में, स्टेट बैंक में। मैं ICICI बैंक का खाता का चेक अपने बैंक को दूंगा, SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, और कहूंगा कि ये मेरा पेमेंट लाके दे दो। अब मेरी बैंक अलग है और मेरे ग्राहक की बैंक अलग है, राइट। तो मेरी बैंक और जैसे SBI और ICICI बैंक के बीच में जो लेन देन होंगे उसकी निगरानी का काम रिजर्व बैंक करता है, केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक, सॉरी, SBI जो चेक, मेरे को जो चेक मिला है ICICI का, उसको कहां भेजेगा? ये रिजर्व बैंक के समाशोधन गृह में भेजेगा। समझ रही है बात, है ना? समाशोधन गृह में भेजेगा, रिजर्व बैंक का समाशोधन गृह में भेजेगा, और मतलब इसकी जानकारी भेजेगा कि हमको ICICI से इतने पैसे लेना है, ठीक। और ये जानकारी किसके पास में रहेगी? रिजर्व बैंक के पास में। अब वो रिजर्व, ऐसा दिन भर में बहुत सारा होगा ना बेटा, केवल एक चेक तो होगा नहीं, बहुत सारा पैसा SBI बैंक को ICICI से लेना होगा और बहुत सारा पैसा ICICI बैंक को SBI से लेना होगा, राइट। तो दिन भर में ना जाने कितने चेक का पेमेंट SBI को ICICI से लेना होगा और देना भी होगा। बात को समझो, क्योंकि हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने, SBI के व्यक्ति ने ICICI बैंक वाले को पेमेंट दिया हो। तो ये बैंकों के बीच में ये जो चेक का लेन देन है, जो पैसों का जो लेन देन है, उसका काम कौन करता है? रिजर्व बैंक। और उसी काम को समाशोधन कहते हैं। और समाशोधन गृह का मतलब ऐसी जगह जहां पर ये काम होता है। तो केंद्रीय बैंक समाशोधन का कार्य करता है, ठीक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का केंद्रीय बैंक है, अतः यह अनुसूचित बैंक को समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। आप अनुसूचित बैंक टेंशन मत लो, आप व्यापारिक बैंक लिख सकते हो। तो व्यापारिक बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधा प्रदान करता है। इसके द्वारा यह बैंकों के आपस में बैंक SBI और ICICI बैंकों के आपस में रुपए के हस्तांतरण को संभव एवं सुविधाजनक बनाता है। एक बैंक से दूसरे बैंक में जो पैसे का जो लेन देन हो रहा है ये चेकों के थ्रू, है ना, उसको क्या करता है? सुविधाजनक बनाता है। देश के विदेशी मुद्रा कोष के संरक्षण का कार्य। जैसे देखिए, मेरे को यदि कहीं विदेश जाना है तो मुझे विदेशी नोट की जरूरत होगी, है ना। उस विदेशी नोट को मैं कहां से प्राप्त करूंगा? तो मैं वो RBI से प्राप्त करूंगा। वो तरीका अलग होता है ना। डायरेक्टली नहीं हम RBI जाके बोलेंगे लाओ हमको पैसे, ऐसा नहीं होता है। समझाने के लिए बात कर रहा हूं कि हमको वो पैसा, मतलब हमारे देश में जो विदेशी नोट होंगे उनका जो लॉकर है, मतलब जहां पर ये पैसा रखा जाएगा और उस किसके अधिकार में रखा जाएगा, तो हम कहेंगे रिजर्व बैंक के अधिकार में वो पैसा रखा जाता है। रिजर्व बैंक रखती है विदेशी पैसों का भंडार, ठीक है। तो ये बस वही है। देखो एक्चुअल में क्या होता है बेटा, किसी चीज को समझाने के लिए बहुत सारी बातें बतानी पड़ सकती है। अब ये विदेशी मुद्रा कोष संरक्षण, ये अपने आप में है ना बहुत बड़े बड़े शब्द हैं। इनका समझाने जाऊंगा तो 15-15 मिनट लग जाएंगे। तो काम चलाने की वजह से
आपको एक छोटा सा हिंट देने की वजह से कुछ चीजें मैं डायरेक्ट बोलता हूं, वो उतनी सही नहीं होती है। हो सकता है कि कोई विद्वान मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं अरे यार इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया। तो मैं उस विद्वान को यही कहना चाहूंगा कि विद्वान आप मेरा वीडियो ना देखें, बच्चों को एक प्राथमिक रूप पर, स्टार्टिंग रूप पर कुछ चीजें समझाने के लिए मुझे डायरेक्ट चीजों को बोलना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि विदेशी नोटों का भंडार कौन रखता है, केंद्रीय बैंक रखता है, सीधी सी बात समझाने के लिए। ठीक, रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य विदेशी मुद्रा का संचय करना एवं संरक्षण करना है। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखने के लिए, अब ये क्या होता है, ये वही चैप्टर है, मैंने बोला था ना विदेशी विनिमय एक चैप्टर है, वो समझोगे बेटा तभी समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी बात है उसमें। अब आता है साधारण बैंकिंग के संबंधित कार्य। तो ये आप, मैं सिर्फ हिंट पॉइंट पढ़ रहा हूं, आप इनको पढ़ के देख लीजिएगा, इनमें दम नहीं है। ठीक है, जमा पर रुपए प्राप्त करना। रिजर्व बैंक अन्य सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं एवं व्यक्तियों से जमा प्राप्त कर सकता है, लेकिन इन जमाओं पर रिजर्व बैंक ब्याज नहीं देता। ये तो क्या मालूम क्या लिखा है। ऋण लेना। रिजर्व बैंक भारत के किसी भी बैंक अथवा अन्य देश के केंद्रीय बैंक से अधिक 1 महीने के लिए ऋण ले सकता है। तो रिजर्व बैंक हमारा रिजर्व बैंक, अभी देखो ये स्पेशल रिजर्व बैंक के पॉइंट आ गए और ये ऊपर सब केंद्रीय बैंक के काम थे, समझिए बात को, है ना। ऋण देना, ऋण दे भी सकता है ना, किसको देगा, बैंकों को, याद रखना है ना। ऋण लेना और ऋण देने का कार्य सामान्य बैंकिंग जैसे काम, पर आम जनता से नहीं, है ना, आम जनता से काम नहीं होंगे ये, ठीक है ना। इसके बाद में विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, वही विदेशी नोट को खरीदना बेचने का काम। बिलों का क्रय विक्रय, याद रखना ये कौन से काम आ रहे हैं, जैसे कि एक सामान्य बैंक काम करता है, परंतु एक सामान्य बैंक, एक सामान्य व्यापारिक बैंक के ग्राहक आम जनता होती है, जबकि रिजर्व बैंक जो सामान्य बैंकिंग के रूप में कार्य कर रहा है, तो उसके ग्राहक बैंक होते हैं, उसके ग्राहक आम जनता नहीं होते। बाकी सारे काम वैसे ही होंगे जैसे कि एक व्यापारिक बैंक आम जनता के साथ में ट्रांजैक्शन करता है। मान लो 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए कि केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक होता है, समझाइए 5 नंबर में, कैसे समझाएंगे साहब। अब बैंकों का बैंक होता है, यहां तो एक छोटे से बात लिखी गई है, 5 नंबर में इतनी 3 लाइन तो हो नहीं सकती। तो आपको ये जो साधारण बैंकिंग कार्य संबंधित वाले कार्य है ना, ये सब लिख देना। ये सब लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विकास संबंधित कार्य, विकास संबंधित कार्य है ना, ये बहुत कम पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा लगभग, बस इसके पॉइंट ध्यान रखना, है ना। और देखिए जब वो पूछ रहा है कि केंद्रीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है, तो आपको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, बट इसको थोड़ा थोड़ा एक एक दो लाइन ही लिखना है ना, पूरा पूरा लाइन नहीं लिखना है। 5 नंबर में हम ज्यादा तो नहीं ना लिखेंगे बेटे, है ना, हम सिर्फ ये लिख के छोड़ देंगे। हाँ, आप तो एक काम कीजिएगा, देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भारतीय रिजर्व बैंक के निषिद्ध कार्य को लिखिए। तब हम क्या क्या लिखेंगे, अब ध्यान से समझ लेना। सबसे पहले पॉइंट हम ये तीसरा पॉइंट डालेंगे, ये सबसे पहले पॉइंट हम ये डालेंगे केंद्रीय बैंक के संबंधित कार्य, जिसमें हमने नोटों का जारी करना यहाँ तक लिखा था, सरकारी बैंक के रूप में हमने यहाँ तक लिखा था। ये पूरा आएगा पॉइंट, ये भी पूरा पॉइंट आएगा, ये भी पूरा पॉइंट आएगा, ये भी पूरा पॉइंट आएगा और ये भी पूरा पॉइंट आएगा। ठीक है, इसके बाद में हम डालेंगे साधारण बैंकिंग संबंधित कार्य, जिसमें हम ऋण लेना, ऋण देना, पूरा पूरा नहीं, इसमें तो ये पूरा लिखेंगे, है ना, इसमें ये थोड़ा यहाँ तक लिख देना। ठीक, फिर विदेशी बिल ये लिख देना।
ठीक, ये पूरे पॉइंट लिख देना और फिर उसके बाद में केवल हेडिंग डाल देना, बस कृषि बिलों का क्रय विक्रय तथा स्वर्ण का क्रय विक्रय, बहुमूल्य पदार्थों को सुरक्षित रखना। एक ही लाइन में ये सारी बात लिख देना, है ना, ये इनके अंदर की बात नहीं लिखना। फिर आप लिखोगे विकास संबंधित कार्य। तो विकास संबंधित कार्य में प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पॉइंट नंबर 1 बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना, पॉइंट नंबर 2 औद्योगिक साख, पॉइंट नंबर 3 सिर्फ पॉइंट लिखना, अंदर की बातें मत लिखना। 5 नंबर में इससे ज्यादा नहीं लिखा जा सकता बेटा, बात को समझो, ठीक है। और ना ही इसका अंदर का याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आता है टॉपिक रिजर्व बैंक द्वारा साख नियंत्रण। मैंने बताया था, है ना, साख नियंत्रण का कार्य करती है रिजर्व बैंक, परंतु इस साल के सिलेबस में ये नहीं है, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ आपका एक क्वेश्चन बचता है और वो है रिजर्व बैंक के स्थापना के उद्देश्य। अब मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई खास चीज नहीं है इसमें जो समझाया जाए, फिर भी हम इसको पढ़ के देखते हैं। कुछ शब्द ऐसा लगता है तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं, रुपए के आंतरिक एवं बाह्य मूल्य में स्थिरता। देखो एक्चुअल में आप जब पढ़ोगे ना विदेशी विनिमय वाला जो चैप्टर है, एक्सचेंज रेट, हमारा आपने न्यूज़ सुनी होगी, हमारा रुपए और डॉलर का डेली रोज क्या होता है, मूल्य बदलता रहता है। $1 के बदले हमारे रुपए 75 रुपये का कभी हो जाता है, कभी 75.20 का हो जाता है, अभी शायद 73 चल रहा है। ये क्या है, इसका आंतरिक और बाह्य मूल्य ऊपर नीचे होना, ठीक। अब इससे ज़्यादा इसमें मैं समझा नहीं सकता, क्योंकि चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी है। तो थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन को, देखिए मैं बहुत कम बोलता हूँ कि क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी समय चाहिए और वो मुझे नहीं लगता आपके लिए ज़रूरी है। और समय का वेस्ट होगा, कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्टिंग होगा। तो थोड़ा सा आप इनको पढ़ लीजिए, इसी में ये हो जाएगा, है ना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनको समझाने गया मैं तो कम से कम 1-1.5 घंटा या और भी ज़्यादा लग जाएगा, क्योंकि फिर वो बात निकलती है तो दूर तो लग जाती है ना। फिर समझाना है तो फिर समझाना है, डिटेल में समझाना है। तो आपको जैसा भी इसको समझ में आ रहा है इसको याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा हर चीज़ को समझाने में टाइम लग जाएगा बेटा, है ना। क्योंकि ये दूसरे चैप्टर्स पे भी डिपेंड करता है, जैसे अभी मैंने बताया विदेशी मूल्य विनिमय दर, है ना। ये देखिए साख नियंत्रण फिर से आ गया, तो ये बात वो क्रेडिट क्रिएशन वाली फिर से आ जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको डिटेल में समझनी होगी ये सबको समझने के लिए, इसलिए आप इसको अपनी नोट से याद कर लीजिए, है ना। चलिए अब हम देखते हैं आखिरी क्वेश्चन जो इसमें बच रहा है, जो कि चैप्टर नंबर 18 में दिया गया है, किसी बुक में इसी चैप्टर में दिया गया है, किसी बुक में दूसरे चैप्टर में दिया गया है, ठीक है। और वो है रिजर्व बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर। इसको आप केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर भी समझ सकते हैं। यदि आपके पास में ये क्वेश्चन है केंद्रीय बैंक और रिजर्व बैंक में अंतर, वो ज़्यादा आईएमपी है, क्योंकि इस बुक में, जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, उसमें नहीं है अलग से क्वेश्चन, ठीक। तो लगभग मैंने आपको क्लियर कर दिया, केंद्रीय और रिजर्व एक ही बात है, ठीक है ना। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में रिजर्व बैंक का सर्वोच्च स्थान है, तो आप यहाँ क्या कहोगे, केंद्रीय बैंक यदि पूछा होगा तो आप बोलोगे केंद्रीय बैंक सभी बैंक से सर्वोच्च स्थान है, ठीक है। व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवस्था का एक सदस्य मात्र है, मतलब ये जो भी बैंकिंग का काम होता है उसमें एक सदस्य होता है। देश में रिजर्व बैंक एक ही होता है, तो आप यहाँ लिख दोगे देश में केंद्रीय बैंक एक ही होता है ना। देश में अनेक व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, ठीक है। रिजर्व बैंक पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर केंद्रीय बैंक के लिए लिखोगे केंद्रीय बैंक पर सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्रीय मत लिखना। केंद्रीय बैंक के लिए केंद्रीय बैंक लिखना है रिजर्व की जगह, परंतु केंद्र सरकार मत लिखना। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमारे देश में चलता है,
दूसरे देश में जरूरी ना हो कि वहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार हो, इसलिए यहां लिखना केंद्रीय बैंक पर सरकार का नियंत्रण होता है। हम रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो ये सेंटेंस सही है, ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना का उद्देश्य देश की अन्य बैंकों का नियमन नियंत्रण करना है, तो यहाँ पर लिख देना केंद्रीय बैंक की स्थापना का नियंत्रण। ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस बुक में से मैं बेटा पढ़ा रहा हूँ उसमें केंद्रीय बैंक अलग से नहीं है, जबकि आप देखोगे आपका जो क्वेश्चन है वो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर है, और बिल्कुल ये आईएमपी क्वेश्चन है, मैं इसको 100% आईएमपी क्वेश्चन बोल रहा हूँ। इसमें से यदि सबसे पहले आपको कोई से क्वेश्चन करना है तो वो एक अच्छी मुद्रा के आवश्यक गुण और केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक में अंतर, ये दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। उसके बाद में आता है व्यापारिक बैंक, नहीं, उसके बाद में आता है केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्य, फिर व्यापारिक बैंक के कार्य, फिर मुद्रा के प्रमुख दोष। मतलब ये आईएमपी का लेवल बता रहा हूं कि सबसे आईएमपी कौन सा हुआ, उससे कम आईएमपी, उससे कम आईएमपी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको रिजर्व बैंक की जगह क्या लिखना है, केंद्रीय बैंक लिखना है। और आपके पास में यदि कोई दूसरी बुक है और उस बुक में केंद्रीय बैंक वाला दिया है तो आप उसमें से याद करिए, ठीक है। केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का अधिकार होता है। केंद्रीय बैंक का आम जनता से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। केंद्रीय बैंक पर केंद्र सरकार, केंद्र को हटा के लिख देना, सरकार का स्वामित्व होता है, ठीक है। तो यहां पर हम मानते हैं कि आपका चैप्टर नंबर 19 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 19 के बाद में। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। चैप्टर नंबर 19 के बाद जो चैप्टर आ रहा है वो हमारे सिलेबस से हट चुका है। इसके बाद जो चैप्टर आ रहा है, देखिए मैं आपको अभी बता देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास में वो भी है। देखिए, हमने अभी कौन सा स्टार्ट करा था, बैंक तथा मुद्रा तथा बैंकिंग, ठीक। इसके बाद में हम करेंगे सरकारी बजट। इन दोनों के बीच में एक और चैप्टर है, एक और इकाई है जो कि पूरी तरह से हटा दी गई है। ये देखिए, ये है इकाई आय तथा रोजगार का निर्धारण। संपूर्ण इकाई क्या कर दी है, डिलीट कर दी है, मतलब हटा दी गई है। तो वो कहां पर आती है, वो आती है, सॉरी, वो आती है, हाँ, बैंकिंग और सरकारी बजट के बीच में, ठीक। तो अब हमारा सीधे चैप्टर नंबर आएगा, मैं आपको बता देता हूं, सीधे चैप्टर नंबर 24 आएगा। 19 के बाद में सीधे 24 आएगा। बीच वाले 20, 21, 22, 23 वाला जो यूनिट है वो हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे सीधे चैप्टर नंबर 24 सरकारी बजट तथा अर्थव्यवस्था में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।